नेक्स्ट डाउट इज फ्रॉम राहुल। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द एएलआर ईएलआर एंड प्लूम बिहेवियर। तो देखो राहुल, या फिर आप में से जो भी जिनका भी ये डाउट है, एक बार में समझ लोगे, 2 से 4 मिनट लगेगा, पूरा समझ लो। देखो, ईएलआर का मतलब होता है इन्वायरमेंट लैप्स रेट, मतलब पर किलोमीटर ऊपर जाने पे कितना हवा ठंडा हो रही है, किस रेट से। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाता है एनवायरमेंट हर किलोमीटर राइज पे, ठीक है। एएलआर होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट, मतलब आपका जो गर्म हवा निकली ना, मतलब जो पॉल्यूटेंट्स निकला ये हवा, ये किस रेट से ठंडा हो रहा है जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक बात है। चलो, तो वो होता है 9.8 डिग्री पर सेल्सियस ये ड्राई एयर के लिए, और 6 डिग्री सेल्सियस वेट एयर के लिए। नॉट इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज, पर कर लोगे तो ठीक बात है। चलो अब देखो, ये दो चीज तो समझ गए, ये तुम्हारे काम करने। यहाँ एक चीज है कि विंड का स्पीड मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एनीमोमीटर, ये आपको पता भी होगा। चलो, हमारा ईएलआर और एएलआर का जो बात है वो समझो। देखो, अगर पहले कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अगर कोई ठंडी चीज है, ये सॉरी ये कोई गर्म चीज है, ये हॉट एयर है, तो बताओ ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। हॉट एयर ठंडी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं उसमें, तो ये ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो, और इसके पास एनर्जी ज्यादा है क्योंकि ये गर्म है, अपना एनर्जी रिलीज करना चाहेगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाता है, मतलब अनस्टेबल कंडीशन में रहता है, ये भाग दौड़ करते रहेगा, गर्म है अभी ना। तो अब उसके बेसिस पे समझो, देखो सब बता देता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट ज्यादा जल्दी ठंडा हो गया, और तो मतलब इन्वायरमेंट लैप्स रेट ज्यादा है और एएलआर कम है, मतलब अब यही गर्म ही रह गया ये, तो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन इसको बोलते हैं। इसका मतलब है अनस्टेबल इन्वायरमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेंट ज्यादा गर्म है अभी, मतलब इधर उधर भागेगा वो, तो अनस्टेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि अगर आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट और इन्वायरमेंट लैप्स रेट दोनों बराबर है, तो क्या होगा, न्यूट्रल इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके का चिमनी से अगर ये पॉल्यूटेंट निकला तो ये चुपचाप इस तरीके से ऊपर राइज करते रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर कंडीशन आपका ये है कि ईएलआर मतलब ये इन्वायरमेंट के ठंडा होने का रेट ऐसा है और एडियाबेटिक लैप्स रेट ऐसा है, मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट ज्यादा गर्म रह गया, इधर टेम्परेचर है मान लो और ये हाइट है, तो टेम्परेचर अभी ज्यादा रह गया ना इसका, इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट गर्म है और हवा आपका जो पॉल्यूटेंट है वो ठंडी है, ठीक है। तो वो स्टेबल हो गया, मतलब इधर उधर फैलेगा नहीं ज्यादा, तो सब एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलेंगे इसको। पॉल्यूटेंट जल्दी ठंडा हो गया, मतलब स्टेबल इन्वायरमेंट। तो आई होप आपको ये तीनों बात समझ आ गई होगी। अब उसके साथ में एक बात और समझो, इमर्सन इन्वायरमेंट। इमर्सन इन्वायरमेंट होता है क्या, ये बेसिक फ्लो है, मतलब टेम्परेचर ऊपर जब हम हाइट ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है कि हाइट बढ़ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं और ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं, तो वही होता है इन्वर्जन इन्वायरमेंट। ओके, इन्वर्जन इन्वायरमेंट। इसका रीजन है रेडिएशन और सब्सिडेंस इन्वर्जन, ये जरूरी नहीं है आपको समझना, ठीक है। देखो, जनरली ये कंडीशन होता है ना, टेम्परेचर घटता है विथ हाइट, ये हाइट है, ये टेम्परेचर है, लेकिन इन्वर्जन टेम्परेचर इस तरीके का हो गया, बस बस यही बात है। ओके, ये ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ईएलआर और एएलआर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन हम प्लूम बिहेवियर समझ लेते हैं। देखो, प्लूम क्या होता है, वो गैसेज होता है, ये गैसेज जो निकला वो होता है। स्टैक क्या होता है, जहां से ये गैस निकल रहा है, सोर्स ऑफ प्लूम। चलो, अब देखो, पहला है लूपिंग प्लूम। लूपिंग प्लूम का मतलब क्या होगा, खुद से इमेजिन करो, लूप कब बनेगा, बस ये। इनफैक्ट ये तुम रटो मत, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, पूछेगा भी तो आप अपना कॉमन सेंस से बना दोगे, जितना आपको अभी अंडरस्टैंडिंग दे दिया ना मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप बना लोगे। आप याद रखो बस डायग्राम, देखो ये है लूपिंग प्लूम का डायग्राम। सेकंड है आपका न्यूट्रल प्लूम, ये तो आपको समझ में भी आ गया है, एएलआर इक्वल टू ईएलआर, ठीक है। इसको कौन सा कंडीशन बोलते हैं तो बताओ। लूपिंग प्लूम जो है ये अनस्टेबल इन्वायरमेंट है। अनस्टेबल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, आपका स्टैक गर्म रह गया है, मतलब प्लूम गर्म रह गया। प्लूम गर्म रह गया मतलब ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन है ना, इससे लूपिंग प्लूम बनेगा। ओके, चलिए, यहाँ आपका आ गया न्यूट्रल प्लूम। उसके बाद आपका है थर्ड है कोनिंग प्लूम। ये स्टेबल इन्वायरमेंट पे होता है, कोन बन जाता है ऐसा, कोनिंग प्लूम। आप बना लोगे ये चीज, स्टेबल इन्वायरमेंट याद रखो बस कि कोनिंग स्टेबल इन्वायरमेंट में। अब स्टेबल इन्वायरमेंट कैसे बनेगा वो तुम अंडरस्टैंडिंग से बना लोगे। न्यूट्रल प्लूम हो गया। फैनिंग प्लूम क्या होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल, इससे वर्ड याद रखो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन्वर्जन कंडीशन के समय होता है, दैट्स इट। जहां पे ये इन्वर्जन कंडीशन ये बनती है, यहीं पे हॉरिजॉन्टली मूव करते रहता है। ये हो गया फैनिंग प्लूम। फिर है लॉफ्टिंग, फ्यूमिगेटिंग और ट्रैपिंग। ये तीनों इन्वर्जन से रिलेटेड है। देखो कैसे होता है, लॉफ्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे एक इन्वर्जन लेयर बन गया, अब इसके नीचे आएगा ही नहीं, इसके ऊपर ऊपर चलेगा, तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर है, आराम से ऊपर चला गया, नीचे पॉपुलेशन है, यहाँ पे कुछ भी आया नहीं, गंदी हवा नहीं आई, ठीक है। एक होता है फ्यूमिगेटिंग। इसमें क्या होता है कि एक इन्वर्जन लेयर होता है, ये गलत बन गया यहाँ पे, देखो एक इन्वर्जन लेयर यहाँ बन गया और इसके ऊपर अब जाएगा ही नहीं है हवा, तो सब नीचे ही फैलेगा ना, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। फ्यूमिगेटिंग, फ्यूम्स जैसा आपको दिखेगा हर जगह, पूरा गंदगी फैल जाएगा एनवायरमेंट में, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो वेरी बैड कंडीशन। ट्रैपिंग फ्लूम मतलब दो इन्वर्जन लेयर बन गया, अब इसके बीच में गर्म हवा ट्रैवल कर रही है, तो ये है आपका ट्रैपिंग फ्लूम। तो एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। देखो हमने देखा, जस्ट अ सेकंड, ईएलआर क्या होता है, एएलआर क्या होता है। ईएलआर एनवायरनमेंट का ठंडा होने का रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एएलआर होता है पॉल्यूटेंट को ठंडा होने का रेट, जो इतना होता है 9.8 डिग्री सेल्सियस ड्राई एयर के लिए, 6 डिग्री वेट एयर के लिए। विंड का स्पीड मेजर करने के लिए एनीमोमीटर,
ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने देखा कि अगर इन्वायरमेंट ज़्यादा जल्दी ठंडा हो गया तो हवा गर्म रह गई तो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन बना, अनस्टेबल इन्वायरमेंट। और इससे कौन सा लॉफ्टिंग प्लूम बना था ना, ये लूपिंग प्लूम बना था। चलो एक हो गया न्यूट्रल इन्वायरमेंट, इसके लिए ऐसा न्यूट्रल प्लूम बना। ये आपका क्या है, स्टेबल इन्वायरमेंट, इसके लिए कौन सा बना, इधर वाला बना, कॉनिंग प्लूम बना स्टेबल इन्वायरमेंट में, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने देखा इन्वर्जन इन्वायरमेंट। इन्वर्जन इन्वायरमेंट में होता क्या है कि लैप्सरेट इस तरीके का हो जाता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे बेसिस पे तीन चीजें हमने पढ़ी, फैनिंग प्लूम, लॉफ्टिंग, सॉरी लॉफ्टिंग नहीं, लॉफ्टिंग, फ्यूमिगेटिंग और ट्रैपिंग। ट्रैपिंग में दो इन्वर्जन लेयर के बीच में ट्रैप हो गया हुआ। फ्यूमिगेटिंग सबसे डेंजरस हमारे लिए, ऊपर एक लेयर बन गया इन्वर्जन, नीचे अब सारा पोल्यूटेंट आएगा, नहीं अच्छा हमारे लिए। इतना सब चीज याद नहीं रहेगा, आप याद ये रखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद करोगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ गायरेशन। दिस वाज आस्क्ड बाय जैक हैमर। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डेवलप करते हैं अपने स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के लिए, मतलब बिहेवियर समझने के लिए। देखो अगर कोई एक बॉडी है, मान लो ऐसी बॉडी है, तो इसका खुद का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, ठीक है। मतलब इसको जब आप घुमाना चाहोगे तो ये रेजिस्टेंस देगा, वही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर अपन इस पूरे एरिया को किसी जगह पे यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड मान लें इतने दूर पे, ठीक है, इतने दूर पे, अब इसको जब रोटेट करने का कोशिश करेंगे ना तो ये बराबर अमाउंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रहेगा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो खुद सोचो कि जितना ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन, अब इमेजिन करो, रुको ये बात तो थोड़ा सर के ऊपर से गई होगी, बस इमेजिन करना। देखो जैसे मान लो 1 kg का ये पत्थर है, इस पे मैंने ऐसे रस्सी लगाया तुमने और बोला 1 मीटर की रस्सी है, तुम्हें मैंने बोला कि चलो इसको घुमाओ गोल गोल, तो इसको तुमने गोल गोल घुमाना शुरू किया, ओके। जब गोल गोल तुम घुमा रहे हो इसको ऐसा, ओके, तो घूम रहा है और स्पीड सेम रखनी है। और दूसरे केस में मैंने तुम्हें बोला कि आधे मीटर की रस्सी रखो, आधे मीटर की, अब इसको गोल गोल घुमाओ, ठीक है, और स्पीड सेम रखना है दोनों का। और फिर मैंने बोला एक समय पे छोड़ दो दोनों को, तो बताओ ज्यादा दूर कौन सा जाके गिरेगा, ये वाला ज्यादा दूर जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस ज्यादा तुम्हारा है, ये रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना इसका मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन हमने क्या बात करा कि इस मास को जिस डिस्टेंस पे हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं इस तरह से कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए इस एक्सिस के अबाउट, ठीक बात है। तो यही रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी भी नहीं समझ में आया तो भूल जाओ, मत समझो, कोई जरूरत नहीं है समझने की, याद रख लो, टिक लगा के आना है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, के इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड था, इतना तो याद रहेगा, और एरिया से रिलेटेड था, ये तो याद रहेगा, तो बहुत बढ़िया। आई अपॉन ए याद रख लो अंडर रूट में, बस हो गया, ठीक है। ये आई अपॉन ए, ठीक है। ये लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये स्लेंडरनेस रेशियो होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी याद रख सकते हो, कोई भी चीज याद रख लो, ठीक है। तो यही तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब देखो निकालने के लिए आपसे एग्जाम में पूछते हैं, या आरआरबी मेरे पेपर में भी आया था मेंस में, क्या आया था कि आपसे रेक्टेंगुलर चीज दे देंगे, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, आपसे पूछ रहे हैं कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, मतलब कितने दूर पे आप इसको कंसंट्रेटेड मान सकते हो, इसका पूरा एरिया को, कि इस पॉइंट का इस एक्सिस के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो वो कैसे निकालते हैं कि आई अपॉन ए। अब बताओ इसको तुम्हें नहीं भी पता है कॉन्सेप्ट, तो क्या जरूरत है यार कॉन्सेप्ट समझने की, सीधा लगाओ ना आई अपॉन ए। आई नहीं पता है क्या इसका, बी डी क्यूब बाई 12, ए नहीं पता है बी इंटू डी, लगा दो, बन गया यहाँ से आई इक्वल टू के स्क्वायर ए, बी डी क्यूब बाई, देखो ना यार, के इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए, मतलब बी डी क्यूब बाई 12 सॉल्व करके देखो, डिवाइडेड बाई बी डी, बी गया, डी स्क्वायर डी गया, तो डी बाई 12 बचा, मतलब अंडर रूट में बचा ये पूरा, तो अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, तो ये गया बाहर, 2√3 आ गया नीचे, तो डी बाई 2√3, यही आंसर हो गया, किसी भी फॉर्मेट में आपसे दे सकते हैं। तो ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है। आपका डाउट ओवर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेंट्रॉइड भी तुमने क्योंकि पूछ रखा है, तो मैं तुम्हें ये पूरा सेंट्रॉइड और सीओजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास वाला चीज बता ही देता हूँ, जो आपको एसएससी वाले पेपर में बहुत हेल्प कर देगा। एक क्वेश्चन आ जाएगा इससे, देखो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों क्या चीज है समझिए। सबसे पहले सेंट्रॉइड नहीं लिखा है क्या मैंने, चलिए सेंट्रॉइड लिखा तो है, चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रिवीजन के तौर पे करेंगे, ठीक है। देखो सीजी जो होता है, सम कॉमन शेप का सीजी तुम्हें याद रखना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हम पूरे मास को कौन से जगह पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, वही उसका सीजी होता है। और यही कॉन्सेप्ट सेंट्रॉइड तब हो जाता है जब आपका ऑब्जेक्ट 2D होता है, मतलब उसका 3D नहीं है, मास नहीं है उसका, बस उसका मतलब फिगर है, वो प्लेनर फिगर ऐसा समझो, तो सेंट्रॉइड बोल देते हैं उसको। जैसे इस पूरे इसके एरिया को, जैसे ये सेंट्रॉइड है सेमी सर्कल, तो इसका हम सेंट्रॉइड बोलेंगे, इसका सीजी नहीं बोलेंगे, हम सेंट्रॉइड बोलेंगे, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉइड होता है। अब सबका वैल्यू याद रखो तुम, हेमीस्फेयर का क्या होता है, अगर इसका ये हाइट ए है और ये रेडियस है, सॉरी ये तो होना चाहिए ए बाई आर, क्यों लिख रहा है ये, एक मिनट, अच्छा 3a/8 या फिर 3r/8, कोई भी याद कर लो, इसको a बोलो या r बोलो, कुछ भी है, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस। तो 3a/8 याद हो गया। कोन h/4, पिरामिड h/4, तो कोन हो या पिरामिड हो दोनों का h/4, हेमीस्फेयर का 3r/8। सीजी निकालने का तरीका क्या है ये तुम्हें पता होगा, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 अपॉन m m2 + m3, ठीक बात है। ये m1 x1 क्या है, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सेंट्रॉइड निकालना है तुम्हें, यहाँ a1 x1 कर रहे हैं, यहाँ सेंट्रॉइड निकालना है तो a1 x1 है, सीजी निकालना होता है तो इसी a की जगह m1 x1 हो जाता है, बस, ठीक है।
चलो, तो सेंट्रोइड वाला चीज देख लो, M1 X1 कैसे है। हमें अगर इस एक्सिस से कितने दूर पे इसका सेंट्रोइड लोकेट करेगा ये निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस एरिया, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, दोनों एरिया को अलग अलग निकाल लेंगे। तो देखो पहले A1 निकाल के रख लो, A1 ये आ गया 10 इंटू जितना भी ये डिस्टेंस है 120, ठीक है। Y1 क्या होता है, Y1 होता है जो एरिया आपने कंसीडर किया ना अभी A1, इसका CG देखो आधा आधा पे होगा ना, ठीक बात है। यहाँ से ये जिस लोकेशन से आप CG चाहते हो उस पूरे फिगर का, वहाँ का डिस्टेंस क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 105 है, लिख लिए। फिर ये वाला एरिया को पकड़े, इसका एरिया लिखें, फिर इसका CG कहाँ पे होगा, यहाँ पे आधा आधा पे होगा। ये कितना डिस्टेंस है ये लिख लिए, ये दोनों लिख लिए। अब फॉर्मूला में पुट कर दिया A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये आ गया Y बार। ये कहाँ से आया, इस पोजीशन से लिए थे ना ये वाला लोकेशन, और फिर यहीं से लिए थे यहाँ इसका, तो ये हो गया आपका तरीका। ऐसे ही M1 X1 करके भी निकालते हैं, ठीक है, इसका ये CG। अब देखो सेंट्रॉइड है सेमी सर्कल का, क्या होता है 4r/3π, याद रखेंगे कहाँ से, यहाँ से होता है 4r/3π। ट्रेपेजॉइड का निकालने के लिए एक तरीका है, ये आपका इरिगेशन में भी काम आता है। कैसे होता है ये समझो, देखो इस साइड से अगर तुम्हें चाहिए x1, इस साइड से चाहिए तो ऑपोजिट वाला का डबल करना होता है। तो देखो ट्वाइस ऑफ h2 लिखा है, 2 टाइम्स h2 प्लस जिधर से निकाल रहे हो उधर वाला डिस्टेंस सिर्फ h1 डिवाइडेड बाय h1 प्लस h2 और फिर b/3, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ऑपोजिट साइड का डबल होता है। इधर से अगर निकालोगे तो 2h1 हो जाएगा, देखो x2 ये वाला डिस्टेंस, ठीक बात है, और h2 डिवाइडेड बाय दिस डन। तो इतना कर लोगे, याद रखो यही सफिशिएंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फॉर एनी सिस्टम ऑफ मासेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एस एक्सिस इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, ये भी आपको मैंने बताया, ठीक है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX प्लस IYY, ये होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या ये बातें समझ आ रही हैं, फायदा होगा इसका, कमेंट्स में बताओ कि इस तरीके से बताऊं, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज है, जिसको आता होगा उसको आता ही होगा, जिसको नहीं आता होगा यहाँ से भी नहीं आएगा, है ना। बट स्टिल देख लो, मैं बोल देता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, CG से CG पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और किसी डिस्टेंस पे हमें निकालना है। जैसे हमें यहाँ का पता होता है, हम लोग जो भी ऊपर याद किया ना वो यहाँ पे याद किया, CG पे याद किया। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो ये IXX कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ का तो पता है कितने दूर पे हमें निकालना है, तो इतना दूर पे निकालना है। तो ये आप ये पैरेलल हो गया, एक लाइन पैरेलल है ना ये, इससे तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकालते हैं। यहाँ पे हमें पता है BD3/12 और उसके बाद AR स्क्वायर करो, ए क्या है इस ऑब्जेक्ट का एरिया, R क्या है ये वाला डिस्टेंस, तो BD इंटू D²/4 डन। D/2 का स्क्वायर होगा ना, ये D²/4 क्यों लिखा है, D/2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पे निकालना था, ठीक है, यहाँ निकालना होता मान लो ये, तो D/4 का स्क्वायर कर लेते, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो ये है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये भी चीज हो गया, उसका ही एप्लीकेशन यहाँ लिखा बताया हुआ है। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया, ठीक है। ये डाउट था आपका जैक हैमर का, जिसने पूछा था कि शेयर सेंटर क्या होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए उसके लिए बैकग्राउंड थोड़ा नॉलेज ले लो। शेयर स्ट्रेस क्या है, VA/Y/IB। V क्या होता है, जो फोर्स आया, जैसे ये आपका बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन पे एनालिसिस कर रहे हैं अपन, ठीक बात है, ये आपकी बीम है, इसका ये क्रॉस सेक्शन पे आप एनालाइज कर रहे हो, ये क्रॉस सेक्शन है इसका। जब इस पे एनालाइज कर रहे हो तो इसके ऊपर जो लोड आया हुआ है ना, ये जो लोड आया हुआ है, ये ऐसे लोड आया हुआ होगा, यही है लोड, ये शेयर फोर्स है ये, ओके, ये शेयर फोर्स है। इसके वजह से कितना शेयर स्ट्रेस यहाँ पे आएगा, कितना यहाँ पे आएगा, कितना यहाँ पे आएगा, इसकी स्टडी अपन करते हैं शेयर स्ट्रेस में, ये फॉर्मूले से। ए क्या है, एरिया है, कौन सा एरिया है, ये शेडेड एरिया है, ठीक है, शेडेड एरिया है। चलिए वाई बार क्या है, शेडेड एरिया से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस है। IB क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल इस स्ट्रक्चर का, ये क्रॉस सेक्शन का, ठीक बात है। चलो जब इससे अपन ने निकाला तो इसका वेरिएशन इस तरीके का आया, ये कैसा वेरिएशन है, पैराबोलिक। ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन अलोंग द डेप्थ कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है, ठीक बात है। चलिए ये कब है पैराबोलिक, जब हम इस शेयर स्ट्रेस को पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम अजम्पशन लेते हैं कि मटेरियल इज होमोजीनियस, इलास्टिक एंड आइसोट्रोपिक, राइट, ठीक है। तो ये मटेरियल आपका होमोजीनियस था, तब आपका ऐसा बना। जब आप RCC में चले जाओगे तो मटेरियल होमोजीनियस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग मटेरियल लग गए। ये मटेरियल लग गया ना, एक लग गया सीमेंट कंक्रीट, एक लग गया रिइंफोर्समेंट, तो वहां पे फिर ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। बट कोड ने आपको क्या बता दिया कि भैया ये भी मतलब इसको भी जनरलाइज करके इस तरीके का ग्राफ मानो, ये आपका IS 456 ने बोला। तो ये एक तरीके से आपको एक फ्लो बता दिया मैंने शेयर स्ट्रेस का। चलो अब आगे देखो एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल कि चलो इससे आने से पहले एक बात और देख लीजिए यहाँ पे कि ये देखिए, अगर इस तरीके के आपकी बॉडी थी तो शेयर स्ट्रेस ऐसा बना था, अभी बताया मैंने कि ये आपका था तो ऐसा बना था, ये क्या था, क्रॉस सेक्शन था। अगर आपका इस तरीके का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये एंगल सेक्शन है, ऐसा है, तो शेयर स्ट्रेस कैसे वेरी करेगा, तो देखो वेरिएशन हमेशा पैराबोलिक ही आएगा। देखो ये वाला पैराबोलिक है ना, ये भी पैराबोलिक है, लेकिन वैल्यू कैसे डिसाइड किया, देखिए इस जगह तक एरिया देखिए कितना है, बहुत ज्यादा है ना, तो शेयर स्ट्रेस कम, क्योंकि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, V/I बोल सकते हैं ना, सॉरी एरिया बोल सकते हैं ना, फोर्स बाय एरिया, ये तो था शेयर स्ट्रेस। चलो तो शेयर स्ट्रेस ये होता है, तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो स्ट्रेस कम आ रहा है, तो देखो कम आया। अचानक से एरिया बहुत कम हो गया तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे समझ में
आ गया। तो दो चीजें आप तो समझ गए। इससे आपको डायग्राम बना बना के पूछेंगे, जैसे कभी आपको ये प्लस साइन दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखो एरिया कम है तो ज्यादा से स्टार्ट होगा, चला चला चला, फिर देखो एरिया इतने दूर तक एरिया बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया तो शेयर स्ट्रेस बहुत कम जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू अचानक से इधर अंदर चली जाएगी। ठीक बात है। उसके बाद फिर ये ज्यादा है, तो इस तरीके से आप बना लोगे, ये देखना PYQ में जाकर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए शेयर स्ट्रेस में आपका आ गया क्या अगला पार्ट, ये आपसे डायरेक्टली ये चार चीजें पूछी जाती हैं। जैसे अगर आपका रेक्टेंगुलर है या ट्रायंगुलर है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इस तरीके का, तो मैक्सिमम शेयर कहाँ पे लाई करेगा, टाउ मैक्सिमम कहाँ पे लाई करेगा, तो मैक्सिमम करेगा 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज होगा। और कहाँ पे लाई करेगा वो भी होता है, पर वो याद मत रखो, इतना याद नहीं रख पाओगे। तो अभी के लिए क्या है कि टाउ एवरेज क्या है, तो एवरेज ये है कि ये आपका अगर क्रॉस सेक्शन है तो इस पे जो लोडिंग लगी ना, उस लोडिंग डिवाइडेड बाई टोटल एरिया करोगे तो V/A कर लोगे, तो ये सॉरी लोड बाई बोलो P/A कर लोगे तो इससे V निकल जाएगा, टोटल शेयर स्ट्रेस निकलेगा। ये हो गया आपका, इसको एवरेज शेयर स्ट्रेस बोल लिए। लेकिन जब आप वेरिएशन निकालोगे इसका, तो किसी एक जगह ये जो मैक्सिमम आएगा ये एवरेज का कुछ वैल्यू होगा। जैसे देखो ये आपका कर्व था ना, तो इसका एवरेज आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, तो ये एवरेज वैल्यू हो गई, ये एवरेज हो गई। तो ये मैक्सिमम देखो कुछ ज्यादा है ना एवरेज से, तो यही कितना ज्यादा है, तो ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर आपका सेक्शन होता है तो 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, सर्कुलर होता है तो 1.33 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। अगर इस तरीके का डायमंड सेक्शन है, मतलब इसी को आपने घुमा के रख दिया ऐसा, तो देखो 9/8 टाउ एवरेज, ये आपको याद रखना है। ठीक बात है, 9/8 टाउ एवरेज याद रखना चाहो तो ये भी रख लो, पर कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है तो टाउ मैक्स जो होता है 2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज होता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रख ली। अब देख लेना PYQ बनाना। अब आगे देखो शेयर सेंटर क्या होता है, यही जैक हैमर का डाउट था, अभी अपन कर रहे हैं। आप में से किसी और का जो भी डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक जो रह गया है नहीं कर पाए हो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे पुट करो क्वेश्चंस, मैं जितना मैक्सिमम हो सकेगा मैं पॉसिबल कोशिश करूंगा कि वीडियो प्रोवाइड कर दूं। ये देखो जो कहीं नहीं पढ़ पा रहे हो वो यहाँ पे आके पढ़ लो, बाकी तो है ही टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए जो एक एक साल 2-2 साल से आप पढ़ ही रहे हो। चलो इधर आओ, देखो शेयर सेंटर क्या होता है। शेयर सेंटर वो जगह होता है जहाँ पे आप ट्रांसवर्स बेंडिंग जब लगाओगे तो कोई ट्विस्टिंग नहीं आएगा। थोड़ा सिर के ऊपर से गया होगा, जाने दो, पकड़ो उसको किस तरीके से, वर्ड्स पकड़ो, ट्रांसवर्स बेंडिंग और ट्विस्टिंग, बस इतना याद रखो। नो ट्विस्टिंग, ऐसे बोलो, नो ट्विस्टिंग ट्रांसवर्स बेंडिंग, यही है शेयर सेंटर। इतना याद रख लोगे, बहुत बढ़िया। लैंग्वेज नहीं याद हो रहा है ना, वर्ड्स याद रख लो। ट्रांसवर्स बेंडिंग होगा, नो ट्विस्टिंग, बस हो गया, यही है शेयर सेंटर। कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे करते हैं। जब भी इस तरीके का बॉडी होगा तो ये दोनों बॉडी का जहां पे ये इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, इसी को यही शेयर सेंटर है। यहाँ पे कोई ट्रांसवर्स बेंडिंग लगा होगा ना, ट्विस्टिंग नहीं आएगी। इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये जेड वाले का यहाँ होगा। और देखो ये एक फॉर्मूला है निकालने का, नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपके काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। एक चीज जो याद रखना है जो PYQ में है कि सेमी सर्कल और ओपन स्लिट, इसका E की वैल्यू जो होती है वो 4R/π होती है सेमी सर्कल के लिए, और ओपन स्लिट के लिए 2R होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लो। अगर आ गया तो द नेक्स्ट टॉपिक इज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। देखो शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, ये होता है कि अगर आपका मान लीजिए ये कोई सॉइल है, इस पे आपने लोड लगाया, अगर इस प्लेन पे आप स्टडी करो तो ये तो नॉर्मल स्ट्रेस कॉज कर रहा है इस पे, ठीक बात है। लेकिन इस प्लेन पे स्टडी ना करके अगर आप इस तरीके का प्लेन पे स्टडी करने लगो, इंक्लाइंड प्लेन पे, तो देखो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट तो शेयर स्ट्रेस लगाएगा इस पे, राइट राइट। जैसे जैसे ये थीटा हम बढ़ाएंगे, मतलब अगर हम अब और इंक्लाइंड वाले प्लेन पे देखें तो अब और ज्यादा इंपैक्ट आएगा इस पे शेयर का, है ना। तो ये मैक्सिमम कितना थीटा, मतलब ये कौन सा एंगल पे फेल करेगा, यही निकाला जाता है। तो यही होता है शेयर एंगल। ओके, अभी हम देखते हैं कि ये सब क्या है। समझिए, शेयर स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है आपके सॉइल का, तो ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक है फ्रिक्शन और एक है कोहेजन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या होता है ये दोनों चीज समझिए। कोहेजन जो होता है, दोनों दो पार्टिकल के बीच में आपस में चिपक के रहने की टेंडेंसी को कोहेजन कहते हैं, जो कि क्ले में होता है, सैंड में नहीं होता है, मतलब सैंड इज अ कोहेजनलेस सॉइल। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन ये होता है कि दो पार्टिकल के बीच में इस तरीके की इंटरलॉकिंग है। अगर ये देखिए सारे पार्टिकल्स के बीच में इस तरीके की इंटरलॉकिंग है, राइट। तो आप जब इसको खींचोगे तो एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक हो गया यहाँ पे से, तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, है ना। तो उसी की वजह से फ्रिक्शन आता है। तो सैंड का जो शेयर स्ट्रेंथ है वो फ्रिक्शन की वजह से है, कोहेजन की वजह से क्ले में है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, इस शेयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हम टाउ बोलेंगे, तो किस पे डिपेंड किया, सी पे डिपेंड किया और फाई पे डिपेंड किया ना। फाई क्या है, वही एंगल, ये एंगल जिस एंगल पे वो फेल कर रहा है ना, वो एंगल, ठीक है। चलो, तो ये फाई एंगल, शेयर एंगल। अब देखिए सी और फाई पे डिपेंड किया, तो मोहर ने कुलम और मोहर ने मिलकर एक फॉर्मूला दे दिया कि सी प्लस सिग्मा टैन फाई। ये याद रखोगे, यही है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मोहर कुलम क्राइटेरिया से आप जो स्ट्रेंथ निकालते हो, शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, सी और फाई पे। फॉर्मूला क्या हो गया, सी प्लस सिग्मा टैन फाई, ठीक है। इसमें मोहर और कुलाम्ब ने जो ये सिग्मा माना, ये आपका सिग्मा जो है, देखिए यहाँ लिखा होगा, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। ये जो माना इसने नॉर्मल स्ट्रेस इसने माना कि आपका जो टाउ है ना, वो नॉर्मल स्ट्रेस का फंक्शन है,
ठीक है, ये किसने माना, ये माना आपका मोहर ने, और कुलाम्ब ने फिर आके आपको बात बताई कि नहीं ये नॉर्मल स्ट्रेस का नहीं, ये इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन है। ठीक बात है, ये ध्यान रखेंगे। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये जो दोनों पैरामीटर आया सी और फाई, ये दोनों फाइंड आउट कहाँ से करते हैं अपन, तो उसके लिए एक टेस्ट है जो है ट्राईएक्सियल टेस्ट, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्राईएक्सियल टेस्ट से सी और फाई निकलता है और वहां से हम टाउ निकाल लेते हैं, सी प्लस सिग्मा टैन फाई करके। ठीक बात है, ठीक बात है। अब देखिए ये मोहर और कुलाम्ब का जो ये इस तरीके का ये बना है मोहर कुलाम्ब सर्कल, ये क्या है, कैसे बना, क्या बना, इसके डिटेल में अभी जाने का समय नहीं है, क्योंकि अभी जाओगे तो परेशान हो जाओगे। बस ये समझो कि हम टिक लगा के आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये सीखो। देखो एक है एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना है इसका, बस है ना। तो देखो ये है तुम्हारा सॉइल का एलिमेंट, ठीक है, इस पे कुछ स्ट्रेस लगा जिसको हम बोले सिग्मा 1 कन्फाइनिंग स्ट्रेस, सिग्मा 3 कन्फाइनिंग स्ट्रेस। ठीक है, ऐसे ऐसे सब तरफ से लगाइए। ठीक है, जब ये सफिशियंट ऐसे इस पे स्ट्रेस लग गया सिग्मा 3 का, अब क्या किया कि थोड़ा और स्ट्रेस इसमें ऐड किए। जब थोड़ा और स्ट्रेस ऐड करोगे तो क्या होगा, इसमें से इसके अंदर जो पानी वगैरह होगा वो ड्रेन आउट होने लगेगा और इसका थोड़ा सेटलमेंट वगैरह होने लग जाएगा और एक समय पे जाके ये फेल हो जाएगा। तो इसी की स्टडी को करने के लिए हम लोग फिर पूरा आगे ट्राईएक्सियल टेस्ट वगैरह देखेंगे। यहाँ पे हमारे काम का ये सब नहीं है। यहाँ पे जो हमारे काम का है वो देखो, तुम क्वेश्चन के फॉर्मेट से देखो तो याद रहेगा, क्योंकि ये चीजें तुमने पहले भी बहुत बार पढ़ी होंगी, याद नहीं रहता है। देखो हमने अभी क्या बताया आपको कि शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर C5 ये जो है और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल नहीं, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ लोडिंग ऑल्सो, है ना। तो इसलिए नो, इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अबव पैरामीटर डिपेंड, ये जो पैरामीटर है ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ टेस्ट पे, कंडीशन अंडर विच दे आर मेजर्ड, इस पे डिपेंड करता है। हाँ करता है, ठीक है, इसलिए ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखो अबव पैरामीटर डिपेंड ऑन टू फैक्टर, किस पे, तो कोहेसिव स्ट्रेंथ और फ्रिक्शन एंगल, मतलब जो शेयर स्ट्रेंथ था ना किस पे डिपेंड करता है, कोहेसिव स्ट्रेंथ और फ्रिक्शन एंगल पे। ये हमने बात कर ली अभी, ठीक है। 4 पॉइंट देखो, इस पूरे चैप्टर को मैंने 18 पॉइंट में डिवाइड किया, वो सब समझा देता हूँ, इसी में से क्वेश्चन आएगा। देखो फेलियर ऑफ सॉइल ऑलवेज अकर्स इन, हमेशा सॉइल जो है वो फेल होता है शेयर में ही, ठीक है, और किसी चीज में फेल नहीं होता है सॉइल। किसी और चीज में फेल होने से पहले वो शेयर में फेल हो ही जाएगा, ये कहने का मतलब है। सॉइल का पार्टिकल कभी ब्रेक नहीं करेगा, वो टूट बस फेल हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, ऑलवेज अकर इन शेयर, नो मैटर व्हाट इज द नेचर ऑफ लोडिंग, हमेशा शेयर में फेल होगा। चलो अब इस शेयर स्ट्रेंथ को मेजर करने का तरीका कुलाम्ब हाइपोथेसिस वाला जो भी देखे, मोहर कुलाम्ब थ्योरी, और जो एक्सपेरिमेंट्स होता है वो होता है वेन शेयर टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट और ट्राईएक्सियल शेयर टेस्ट। इसी तीनों टेस्ट से कोई एक टेस्ट से क्वेश्चन आपका आता है, जो मैं अभी आपको बता दूंगा। अभी बेसिक्स हम देख रहे हैं कि शेयर स्ट्रेंथ होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द शेयर पैरामीटर, ऑब्वियसली ट्राईएक्सियल टेस्ट हमने अभी देख लिया ना। 3 टेस्ट जो था ये ट्राईएक्सियल टेस्ट था, जिसका हम थोड़ा डिटेल अभी देखें कि इस तरीके से लेते हैं। इसमें पहले कौन सा स्ट्रेस लगाते हैं, सिग्मा 3 कन्फाइनमेंट स्ट्रेस, ठीक है, ये है सिग्मा 3 कन्फाइनिंग स्ट्रेस। उसके बाद थोड़ा और लोड लगाए तो इसको बोल दिया सिग्मा 1, और ये क्या है, डेविएटर स्ट्रेस, तो ये है जहां पे जाके ये फेल कर रहा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है। चलिए ये बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो मोहर कुलम्ब फेलियर इन्वेलप जो बनाया गया और सिग्मा 3 और सिग्मा 1 के बेसिस पे बनाया गया, ठीक है, इस एक्सिस पे रखा गया टाउ, इस एक्सिस पे टाउ मतलब शेयर स्ट्रेंथ, इधर रखा गया सिग्मा मतलब नॉर्मल स्ट्रेंथ। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस आपका 2 तरीके का होता है, मेजर और माइनर। ये वाला कौन सा है, माइनर, ये वाला कौन सा है, मेजर, क्योंकि ये आगे है ना, ये ज्यादा है ना इससे, तो ये मेजर है। ठीक बात है, ठीक बात है। जहां पे ये फेल किया वहां से ये इस लाइन को पकड़ो, तो ये जो टाउ है यही तो इसका शेयर स्ट्रेंथ है। इस जिस सॉइल का ये बना हुआ है मोहर सर्कल, उस सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ इतना ही तो है, यही कहने का मतलब है। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे जैसे प्रोसीड करेगा वैसे बताते हैं, वरना टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए यहां तक पहुंच गए थे। पैरामीटर ऑन वाई एक्सिस क्या है, शेयर है, एक्स एक्सिस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। अमंग सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 विच इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1f, और माइनर कौन सा है, सिग्मा 3f, ये कम वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल रिप्रेजेंट्स, ये वाला एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। ठीक बात है, तो एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस क्या है, फाई है, फाई। ओके चलिए, ईच पॉइंट ऑन मोहर सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, हर पॉइंट जो है मोहर सर्कल का वो रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन जो एक्चुअल सॉइल में है। मतलब ये एक्चुअल सॉइल का एलिमेंट था ना, ये एक्चुअल सॉइल का एलिमेंट, इसका ये एक प्लेन, ये जो है ये प्लेन कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, देखो जितना भी डिग्री पे, थीटा मान लो 10 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये प्लेन पूरा प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट। ठीक बात है, समझ गए, मोहर सर्कल में। चलो यही बोल रहा है, ईच पॉइंट ऑन मोहर सर्कल रिप्रेजेंट अ प्लेन इन एक्चुअल सॉइल। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, इफ दिस इज अ फेलियर प्लेन देन थीटा एफ, थीटा एफ क्या है, कहां गया थीटा एफ, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फेलियर प्लेन। तो एंगल ऑफ फेलियर प्लेन किस में लाई करेगा, एक्चुअल सॉइल में। मान लो ये सॉइल तुम्हारा था ना, ये ऐसे फेल किया, तो ये वाला एंगल है एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है मोहर सर्कल, तो उसमें जो ये एंगल आएगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, थीटा एफ दैट इज फेलियर प्लेन इज मेजर्ड बिटवीन, किसके बीच में मेजर करते हैं, तो ये नॉर्मल टू फेलियर प्लेन एंड सिग्मा 1, ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेते हैं किसके बीच में मेजर करते हैं, नॉर्मल टू फेलियर प्लेन, ये जो फेलियर प्लेन था ना इसका नॉर्मल है जितना, और सिग्मा 1 के बीच में, ये सिग्मा 1 जिधर से आपने लोड लगाया उसके बीच में, दोनों के बीच में जो है एंगल, उसको हम मेजर करते हैं। फिर देखिए फेलियर प्लेन थीटा एफ इन टर्म्स ऑफ फाई शेयर एंगल इज, ये याद रख लो, ये थीटा एफ क्या था और फाई क्या था, फाई मोहर सर्कल में था, ये एक्चुअल सॉइल में था, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये है कि थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2, ये मोहर सर्कल से आया हुआ एंगल है, 45 प्लस 5/2, याद रह जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, थीटा एफ कम्स फ्रॉम सॉइल और फाई एफ कम फ्रॉम मोहर सर्कल, वेरी गुड। अब आप मोहर सर्कल का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है सोम के कैटेगरी रेस्पेक्ट से भी। देखिए ये ग्राफ है, इसमें पूछ रहा है कि सॉरी जस्ट अ सेकंड, इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक्स एक्सिस पे क्या है, पहला क्वेश्चन, एक्स एक्सिस पे क्या, तो ये एक्स एक्सिस पे क्या होता है, गलत लिखा है,
वाई एक्सिस पे होगा टाउ, इस पे होगा सिग्मा, ठीक है, ये गलत आंसर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या तो टाउ, इस पे क्या सिग्मा। चलिए एंगल को क्या बोलते हैं, थर्ड वाला, ये एंगल को क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, शेयर एंगल है ना। चौथा पॉइंट क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। छठा कहाँ गया, छठा पॉइंट कौन सा है, 6 पॉइंट, ये क्या है, ये फेलियर प्लेन है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल प्लेन है ये। चलिए क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे। चलिए ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट एक प्लेन था ना सॉइल में। चलो सेवेंथ आपसे पूछेगा कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो टाउ है यहाँ से यहाँ तक टाउ है, मतलब ये शेयर स्ट्रेंथ है, यही शेयर स्ट्रेंथ है टाउ, ठीक है। एट, एट क्या है, 8 ये वाला एंगल है। तो देखो एक चीज समझो कि इसमें ना मोहर सर्कल में अगर 180 डिग्री है तो एक्चुअल सॉइल में 90 डिग्री होगा, मतलब 2 थीटा पे रिप्रेजेंट होता है मोहर सर्कल में, ठीक है। तो ये 2 थीटा एफ लिखा हुआ है, ये वही चीज, ठीक है, मतलब ट्वाइस एंगल पे रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे वो प्लेन। चलिए कोहेसिव या सी वैल्यू टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई, ये मैंने आपको बता दिया, मोहर सर्कल मोहर कूलम्ब थ्योरी के हिसाब से है। चलिए उसके बाद आपका ये एंगल थीटा फाई है, कोई जरूरत नहीं है समझने की, आपने आपको पता है। चलो सी प्लस सिग्मा tan फाई। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो सिग्मा 3 है, मतलब टाउ तो आपने निकाल लिया, ये वैल्यू क्या है, तो सिग्मा सी प्लस सिग्मा tan फाई है, ये वैल्यू कितनी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कितना होगा, सोचो सिग्मा 1 tan ये tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, मतलब इसको अल्फा अगर बोल ले तो सिग्मा 1 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा, ये ऐसे याद रखो, सिग्मा 1 tan स्क्वायर अल्फा प्लस, ये नहीं पूछा जाता है यार, ये नहीं याद अगर है ना तो नहीं ही याद होगा आपसे अभी भी, तो इसको भूल जाओ, या अगर आपको करना है तो आप कर लो, मैं बता देता हूँ। देखो सिग्मा 1 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा, इस फॉर्मेट में याद करो, ये इसकी वैल्यू है, ओके, मैक्सिमम प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन प्लेन एंड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, इसी को रीडिंग करना, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है ना सॉइल कि इसमें यार बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा, तो स्कोप ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है, मतलब आप कभी भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जैसे सॉइल आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपको पीवाईक्यू से देखकर अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमें कितना पढ़ना है किस एग्जाम के लिए। अगर आप एसएससी जेई दे रहे हो तो आपको एसएससी का पीवाईक्यू देखकर आइडिया लगाना पड़ेगा। तो ये जो मेरा नोट्स बना है ना, ये है बना हुआ एई जेई सारे एग्जाम्स के लिए, इसके बाहर पूछने का चांसेस कम है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो देखो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, आपको पता है, कल बताया मैंने, एंगल ऑफ रिपोज मतलब ये एंगल जिस पे ये, जिसके बाद ये स्लाइड करने लगेगा, ये मैक्सिमम एंगल ये हो गया। चलो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आगे देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में मेजर किया जाता है, तो देखिए ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये फ्रिक्शन है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले, ऐसा आया, तो रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आया इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, नॉर्मल एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, ठीक बात है। चलिए टेस्ट डन फॉर शियर स्ट्रेंथ चेक, कौन कौन सा टेस्ट मैंने आपको नाम बताया था अभी ना, क्या क्या बताया था, डायरेक्ट शियर टेस्ट, एक बताया था वेन शियर टेस्ट, और एक बताया ट्राई एक्सियल टेस्ट बताया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जाता है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ में क्या होता है, इसमें क्या होता है वो भी डिटेल में देख लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए डायरेक्ट शियर टेस्ट क्या होता है, डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम क्या करते हैं कि इस तरीके का सेटअप लगाते हैं, यहाँ पे मिट्टी भर दिए और इसको खींच दिया इधर ऐसे और इसको इधर, तो क्या होगा कि मिट्टी यहाँ से ऐसे करके क्रैक करने का टेंडेंसी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना लोड लगाने पे ये क्रैक कर गया, तो जितना पे क्रैक करके निकल गया, फिसल गया, टूट गया, उसी को हम बोल देंगे उसका शियर स्ट्रेंथ है। तो ये है डायरेक्ट शियर टेस्ट। इसका फ्लॉ ये है कि आपने पहले से डिसाइड कर दिया कि यही शियर प्लेन है, जबकि जरूरी थोड़ी है कि यही शियर प्लेन होगा, तो ये इसका फ्लॉ है। अब इससे रिलेटेड देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो टेस्ट है ये गुड किसके लिए है, तो ये गुड है आपका सैंड एंड ग्रेवल के लिए, नहीं गुड किसके लिए है, क्लेई सॉइल के लिए अच्छा नहीं है, ठीक बात है। आगे बढ़िए, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल या नॉट इक्वल टू टोटल स्ट्रेस, तो इक्वल टू टोटल स्ट्रेस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इक्वल स्ट्रेस। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें सैंड है ना, तो पोर वाटर का कोई लेना देना नहीं है अभी, ओके। चलिए शियर अप्लाइड एट कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेस या स्ट्रेन, तो स्ट्रेन, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो जाएगा अगर एसएससी जेईई में पूछ लिया तो। फिर भी देख लो कि डायरेक्ट शियर टेस्ट है तो शियर इज अप्लाइड एट कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन, मतलब अब मतलब में नहीं जाएंगे फिर परेशान हो जाओगे, स्ट्रेन कांस्टेंट स्ट्रेन बस। फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड है कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड ड्रेनेज सिस्टम, बताइए अनकंट्रोल्ड ड्रेनेज सिस्टम होता है मतलब कोई इसमें ड्रेनेज सिस्टम का कुछ चेक नहीं लगाया गया है। फिर क्या पॉइंट आपका, फेलियर प्लेन इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बताओ हॉरिजॉन्टल दिख रहा था ना, हॉरिजॉन्टल एंड अनडिफाइंड या प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड था ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा गया पीवाईक्यू में। अगला पॉइंट, फेलियर स्टार्ट्स एट कौन सी जगह पे, सेंटर एज एंड प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स एज सेंटर, बताइए फेलियर स्टार्ट होता है सेंटर से और प्रोग्रेस करता है एज के, फेलियर स्टार्ट्स एट एज एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेंटर, अच्छा ठीक बात है, इसको ध्यान रखना, ये सही बात है। क्यों है, क्योंकि आप जब इस पे लोड लगा रहे हो ना तो सबसे ज्यादा लोड तो पहले इसी पे आ रहा है ना, इस जगह पे, ठीक बात है। चलिए अब बचा ट्राई एक्सियल टेस्ट, ये जो है ट्राई एक्सियल टेस्ट, ये समझो क्या है। इससे रिलेटेड आपका, मेरा नोट्स कहाँ गया, मेरा नोट्स से देखो तब तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा। देखो ट्राई एक्सियल टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट में हम क्या करते हैं कि देखिए डायरेक्ट शियर टेस्ट के बारे में आपको मैंने ये सब बता दिया ना। चलिए उसके बाद आपका आता है ट्राई एक्सियल टेस्ट,
ट्राई एक्सेल टेस्ट में अपना जो इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि सॉइल पे हमने पहले कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगाया, फिर डेविएटर स्ट्रेस लगाया, ठीक है? और वहाँ से इसका पोर वाटर को मतलब सी और फाई बस कैलकुलेट किए, बस ध्यान रखो। अब इसको करने का जो तरीका है वो क्या-क्या है समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये पोरस स्टोन लगाया गया है सॉइल के बाहर में, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना कि पानी जाने दें कि ना जाने दें, है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जैसे-जैसे ड्रेनेज बाहर जाने लगता है, पानी बाहर जाने लगता है, तो इसका कंसोलिडेशन होने लग जाता है, यही तो होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट कि पानी हम बाहर जाने देंगे कि नहीं देंगे, हमारा अलग-अलग टाइप का कंसोलिडेशन टेस्ट आता है। जैसे सीडी है, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट है, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट और यूयू टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। अब ये क्या है समझिएगा। देखिए, अगर आपने मान लीजिए अभी सॉइल को लाया, इस पे लोड लगाया, तो अभी तो इसमें से पानी बाहर निकला नहीं है, बस हम 10-15 मिनट में बस देख रहे हैं, तो पानी निकला नहीं है बाहर। तो ये क्या है? अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट है कि नहीं है? बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखिए कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट, मतलब पानी जाने दिया, बहुत समय के बाद देख रहे हैं, लोड लगा के छोड़ दिए हैं और बहुत समय के बाद देखो सारा पानी बाहर चला गया होगा, कंसोलिडेशन भी हो चुका होगा, तो ये है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। तो हमारे फील्ड के कंडीशन के हिसाब से कि हमारा फील्ड में किस तरीके का कंडीशन है, यूयू कंडीशन है कि ये है, वैसा वाला टेस्ट करते हैं और सी और फाई पैरामीटर निकालते हैं और इससे शेयर स्ट्रेंथ निकाल के कह देते हैं कि भैया आपका सॉइल का इतना स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये है नट शेल में ये आपका टॉपिक। अब इसका जो न्यूएंसेस है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो देखो क्या है। देखो ये अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्यों नहीं होगा? सोचो ना यार, ड्रेन हो गया है और कंसोलिडेशन नहीं हो, ऐसा तो होगा नहीं, तो इसलिए नॉट पॉसिबल सिंपली। ठीक है, देखिए सीडी टेस्ट क्या है? सैंडी ग्रेवली सॉइल के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, कंसोलिडेट भी हो गया, ड्रेन भी हो गया, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ठीक है, टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होगा इसमें। चलो उसके बाद देखो सीयू टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है देखिए, वॉल्यूम चेंजेस डज नॉट अकर बिकॉज इट इज अनड्रेन्ड। ठीक है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। अच्छा ठीक है, हाँ ओके। यूज्ड वेदर इन सडन ड्रॉडाउन इन एम्बैंकमेंट, सडन ड्रॉडाउन जहाँ पे होता है वहाँ पे। अब देखो इतना डिटेलिंग आपको बताने लगूंगा तब तो फिर बहुत ही समय लग जाएगा ऑलरेडी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। यूयू टेस्ट, यूयू टेस्ट 15 मिनट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड सिर्फ 15 मिनट में हो जाता है ये, ठीक बात है। एक होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें C इक्वल टू Q/2 होता है, बस याद कर लो कैसे होता है, भूल जाओ, याद नहीं रखने का ज़्यादा। सिंपली अनकंसोलिडेटेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तो ट्राईएक्सियल टेस्ट से निकालते हैं। कौन सा ये? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ट्राईएक्सियल टेस्ट से निकालते हैं और C इक्वल टू Q/2 होता है, दैट्स इट, सीधा आगे बढ़े। तीसरा है वेन शेयर टेस्ट। वेन शेयर में क्या होता है, देखो इस तरीके का वेन होता है, ओके, वेन होता है इस तरीके का। इसको हम क्या करते हैं कि क्लेई सॉइल में इस तरीके से अंदर, जैसे मान लो ये सॉइल था ना, तो इस चीज को ले जाएंगे और इसके अंदर में ऐसे पुट कर देंगे, ओके ऐसे। तो उससे क्या होगा कि उसके बाद हम इसको ऐसे करके ट्विस्ट करेंगे, टी देंगे, टॉर्क टी देंगे, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। तो टी बाई एरिया, एरिया मतलब ये गोल जब ऐसे घूमेगा तो पाई इंटू ये इसका जितना डी है उतना पाई डी स्क्वायर घूमेगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए फॉर्मूला में जब हम इसका शेयर स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं। तो देखो टी अपॉन पाई डी स्क्वायर तो है फॉर्मूला में। उसके बाद देखो एक और चीज है, इसको याद रख लेना, h/2 प्लस d/6 और दूसरे कंडीशन में h/2 प्लस d/12 है। ये कब है? जब आपका इस वेन को आपने आधा तक ही अंदर जमीन में घुसाया है और घुमाया है तो है। तो ये हाफ फील्ड है जब वेन इज नॉट फुल्ली इमर्ज, मतलब हाफ, आधा से आधा उसमें अंदर घुसाया गया है, और ये फुल्ली जब आप घुसा दिए हो तब का है। ठीक बात है। तो ये है वेन शेयर टेस्ट। तो आई होप आपका शेयर स्ट्रेंथ का चैप्टर समझ में आ गया होगा। इन अ नट शेल शेयर स्ट्रेंथ जो है ये है कि शेयर स्ट्रेंथ आपका किसके वजह से आता है? कोहेजन प्लस फ्रिक्शन एंगल की वजह से। हम इसको निकालने के लिए मोहर सर्कल बनाए। मोहर सर्कल में सिग्मा 1 था, सिग्मा 3 था। इसका फॉर्मूला हमने देखा ना, सिग्मा 1 tan स्क्वायर फाई प्लस 2c tan फाई। फाई क्या था? तो ये वाला एंगल फाई था, ये फाई था। ठीक है, ये कैसे निकला? तो ये कैसे निकला? हमने जब ट्राईएक्सियल टेस्ट किया वहां से सी और फाई निकाले, फिर मोहर और कुलाम ने इसको यूज करके बता दिया सी प्लस सिग्मा tan फाई, ये होता है टाउ। ये सब बताया। फिर बोला कि फील्ड में शेयर स्ट्रेंथ कैसे टेस्ट करोगे, तो उसका है डीसीटी, किसके लिए? सैंड के लिए। और आपका क्या था अभी? वेन शेयर टेस्ट। ये है आपका क्ले के लिए, मतलब कोहेसिव सॉइल के लिए। यही तो आपका चैप्टर है ओवरऑल। अब आप इसका पीवाईक्यू बना के देखिएगा, बन जाएगा आपसे, और ये मैं नोट्स दे देता हूँ। ठीक है, चलिए।